चलो कहाँ तक हो गया था आपकी पिछली क्लास में? हैं? प्लेटलेट्स चलेंगी अभी? प्लेटलेट्स चलेंगी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिछली क्लास में हो गई थी आपके। उसके बाद में अगली है आपके प्लेटलेट्स। अब देखो प्लेटलेट्स पर बात की जाए, प्लेट्स लिखें आप लोग, प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स में यदि देखोगे आप लोग तो प्लेटलेट्स को और किन नामों से जाना जा रहा है? तो आप लोगों के लिए मैंने नाम बताए थे प्लेटलेट्स को किन किन नामों से जाना जाता है। एक तो क्या कह रहे हैं आप लोग, बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को क्या कह रहे हैं आप लोग? बिम्बाणु नाम दे रहे हो। तो एक तो क्या हो गया आपकी बिम्बाणु, बिम्बाणु नाम हो गया। इसके अलावा क्या बोल रहे हो आप लोग? थ्रोम्बोसाइट्स बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप लोग? थ्रोम्बोसाइट्स बोल रहे हो। इसी को दूसरा नाम क्या दिया था आप लोगों ने? थ्रोम्बोसाइट्स। तो देखो हम लोगों ने आरबीसी का नाम तो क्या पढ़ा था? आरबीसी को किन नामों से जाना जा रहा था? इरिथ्रोसाइट या लाल रुधिर कणिका। डब्ल्यूबीसी को श्वेताणु या श्वेत रुधिर कणिका या ल्यूकोसाइट कह रहे थे आप लोग। प्लेटलेट्स को आप लोग क्या कह रहे हो? बिम्बाणु या थर्मोसाइट। क्या नाम दे रहे हो? बिम्बाणु या थर्मोसाइट नाम दे रहे हो। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्लेटलेट्स को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? बिम्बाणु भी कहते हैं और क्या कहते हैं हम? हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखें आप लोग, तो लिखते हैं आप लोग प्लेटलेट्स के नाम लिखते हैं बिम्बाणु और थर्मोसाइट। फिर उसके बाद देखें आप लोग जो प्लेटलेट्स है, जिस प्रकार से आप लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी में देखा था उसी प्रकार से यदि इसमें देखा जाए तो प्लेटलेट्स के निर्माण पर जब हम लोग बात करें, निर्माण पर यदि हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स का, तो निर्माण यदि आप लोगों से पूछा जाए कि भ्रूणीय अवस्था में, तो भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? हाँ, देखो मैंने आपको बताया था कि तीनों ही रुधिर कणिका हैं, चाहे आप आरबीसी की बात कीजिए, चाहे डब्ल्यूबीसी की कीजिए, चाहे किसकी, प्लेटलेट्स। तीनों ही रुधिर कणिकाओं का भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? पीलिया और यकृत। पीलिया में होगा या कहाँ होगा? यकृत में होगा। तो वही स्थिति यहाँ है। यदि आप निर्माण की बात करें कि निर्माण कहाँ होगा, तो भ्रूणीय अवस्था में निर्माण कहाँ पर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया और यकृत। पीलिया और कहाँ पर हो जाएगा? यकृत में हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि प्लेटलेट्स का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पीलिया और यकृत में होता है। उसके बाद देखें आप लोग और क्या है, वयस्क अवस्था में बताया था आप लोगों के लिए मैंने। यदि हम लोग वयस्क अवस्था की बात करें कि वयस्क अवस्था में कहां पर होगा, तो कहां पर होता है साथियों वयस्क अवस्था में? अस्थि मज्जा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं। क्या बोलोगे आप लोग? अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, या इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बोन मैरो। या तो अस्थि मज्जा कहोगे या क्या कहोगे आप? बोन मैरो। तो निर्माण की बात की जाए तो प्लेटलेट्स का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में कहाँ होगा? पीलिया यकृत में। वयस्क अवस्था में कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। प्लेटलेट्स का नाम क्या हो गया? बिम्बाणु या थर्मोसाइट। बिम्बाणु या थर्मोसाइट हो गया। निर्माण भ्रूणीय अवस्था में पीलिया यकृत में, वयस्क अवस्था में कहाँ हो गया? अस्थि मज्जा में हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या पर हम लोग देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी पाई जाती है। तो देखो संख्या पर जब आप लोग बात करोगे, संख्या में कितनी होंगी, तो लगभग कितनी होती हैं? 3 लाख के करीब होती हैं। आरबीसी कितनी थी करीबन? आरबीसी लगभग लगभग कितनी थी आपके? 45 से 55 के करीब थी आपकी। तो आरबीसी कितनी थी? 45 से 55। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी 7,000 बताई थी आपको।
प्लेटलेट्स कितनी हो गई? लगभग लाख के करीब हो गई। प्लेटलेट्स कितनी पाई जाती हैं? लगभग 3 लाख के करीब पाई जाती हैं। अब उसके बाद में बात करो आप लोग, ये तो क्या हो गई संख्या, ये इनका क्या हो गया निर्माण, के अलावा और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं? तो इनकी जीवन काल, जीवन काल से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम लोग जीवन काल की बात करें कि जीवन काल के आधार पर देखा जाए तो देखो जीवन काल, तो इनका जीवन काल कितना है? तो इनका जीवन काल है आपके 5 से लेकर कितना 7 दिन है। लेकिन यदि फिक्स दिन दे रखे हो, फिक्स दिन दे रखे हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना टिक कर देना 10। एवरेज दे रखी हो जब तो ये टिक कर देना आप। लेकिन 9th-10th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि फिक्स दिन दे रखे हैं तो उसमें कितना दे रखा है? सीधा 10। तो जब भी आपका विवाद कहीं भी ऐसा आपको कंफ्यूजन लगता है कंपटीशन के लेवल पर कि यहाँ एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है, तो वहां पर आपको रेफरेंस के रूप में क्या ध्यान रखना है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में एक तरह से मान कर चलो एक कंडीशन है कि वहां नीम का आम दे रखा है तो डिपार्टमेंट भी नीम का आम ही माने, ये कंडीशन है एनसीईआरटी की। अपने आप में एनसीईआरटी एक संपूर्ण मानी जाती है किसके लिए? कंपटीशन। जब भी आंसर की में विवाद आता है तो लास्ट में कोर्ट में वही मांगी जाती है एनसीईआरटी। आपने जो पढ़ा है वो गवर्नमेंट की किस किताब या किस पेज से पढ़ा है? आजकल तो वो उसकी स्क्रीन मांगने लग गए पेज नंबर तक की, और नहीं पहले तो क्या डायरेक्ट ही बुक का उसका नाम डाल देते थे। आजकल तो वो डिपार्टमेंट पूरा की पूरा पेज मांगता है कि जिससे सीधा उसके सामने खुल जाए कि फलाने पेज पर है, वो देख करके आसानी से वेरीफाई कर ले उस चीज। तो जीवन काल 5 से 7 दिन होगा आपके इसका। संख्या लगभग 3 लाख के करीब होती है। भ्रूणी अवस्था में निर्माण हो रहा है, पीलिया यकृत में। वयस्क अवस्था में कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण हो रहा है। तो ये स्थिति किसकी है? प्लेटलेट्स की। यदि हम लोग प्लेटलेट्स के कार्य पर बात करें कि कार्य क्या है, तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। जैसे ही चोट लग जाएगी तो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? प्लेटलेट सहायक है। चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक, चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन? प्लेटलेट्स। तो ये पूरी स्थिति किसकी हो गई? प्लेटलेट्स की। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस तरह से। तो आप लोगों को पिछली क्लास में आपको रुधिर कणिकाओं के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि रुधिर कणिकाओं कितने टाइप की हैं आपकी। फिर इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि रुधिर कणिकाओं में है क्या चीज, कौन कौन सी चीजें पूछने योग्य हैं, उन पर हम लोगों ने चर्चा की। ज्यादातर क्वेश्चन के चांस रहते हैं आपके आरबीसी, आरबीसी पे कई दफे क्वेश्चन हीमोग्लोबिन की ओर उड़ जाता है, तो उधर से चांस ज्यादा रहते हैं। डब्ल्यूबीसी के जो टाइप हैं उनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एलर्जी को लेकर है, संक्रमण को लेकर है, परजीवी संक्रमण को लेकर है, न्यूट्रोफिल्स को लेकर के पहले भी क्वेश्चन कई दफे आ गए हैं रेलवे वगैरह इनमें। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए वहां मिल सकते हैं। अब हम लोग रक्त में हमने देखी कि 3 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर के लगभग 1% भाग बना रही हैं, जबकि आरबीसी कितना बना रही है? लगभग 99% भाग बना रही है। ये हम लोगों ने देखा था। अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि रुधिर में ये जो पाई जाती हैं, तो रुधिर की कंडीशन क्या है, रुधिर है क्या, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिख लिया सबने? तो यदि रुधिर के बारे में हम लोग देखते हैं कि रुधिर क्या है और रुधिर की खोज कैसे हुई और क्या मामला है पूरा की पूरा। रक्त, ब्लड या रुधिर बोलते हैं जिसको आप लोग रक्त बोलते हैं। ब्लड, रक्त या रुधिर पर हम लोग बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि रुधिर है, तो रुधिर जिसको आप रुधिर में क्या पाए जाएंगे? रक्त समूह पाए जाएंगे।
एक तरह से आप लोग जो टॉपिक पढ़ोगे वो किसके रूप में पढ़ोगे, ब्लड ग्रुप के रूप में, रक्त समूह, क्योंकि रक्त को तो आप लोग पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। तो इस रक्त में जो रक्त समूह पाए जाते हैं वो पढ़ने जा रहे हो आप। अब रक्त समूह की जो खोज है वो आप लोग पढ़ते हो कि रक्त समूह की खोज की जो खोज है वो खोज किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर थे। तो इसके खोजकर्ता कौन थे आपके, तो इसके खोजकर्ता थे कौन आपके, कार्ल लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर थे। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी, और कब की थी खोज, 1900। तो 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी क्या की है, खोज की है। कई जगह 1900 भी लिखा हुआ मिल जाए बातें। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की है ब्लड की। लेकिन इस तरह के सिंपल क्वेश्चन किसी टाइम पे आया करते थे, आजकल अन्यथा किसी टाइम पे रेलवे में तो ये लगभग रेलवे डिपार्टमेंट में तो फिक्स था कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है। राजस्थान की जो जनरल एग्जाम होती थी, पटवारी वगैरह, राजस्थान पुलिस, इस तरह की जो सामान्य एग्जाम है पीडीओ की इनकी, तो उनमें पहले ग्राम वो सचिव के नाम से, सेक्रेटरी के नाम से जानते थे, जैसे आजकल राजस्थान में क्या कर दिया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कर दिया। तो उस तरह के एग्जाम कई बार जनरल वे में ही पूछ लेता था वो कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। इसमें आंसर हम लोग टिक करते थे, कार्ल लैंड स्टीनर टिक करते थे, कार्ल लैंड स्टीनर टिक करते थे। अब ये कार्ल लैंड स्टीनर जो है, लेकिन क्या इससे पहले मनुष्य नहीं था, क्या चिकित्सा पद्धतियां नहीं थी, क्या रक्त नहीं चढ़ता था, सारी विधाएं थी। लेकिन पहले मामला क्या था कि जब पूर्णतः ब्लड ग्रुपों की जानकारी नहीं थी तो ये दुविधा आती थी, जब ब्लड ग्रुपों की पूर्णतः जानकारी नहीं थी तो बड़ी दुविधा आती थी कि किया क्या जाए, भाई किस रूप में जाना जाए, कि किसको कौन सा रक्त चढ़ाया जाए। इसका मतलब तो अंदाज से चढ़ा देते थे, अंदाज से चढ़ा देते थे तो कभी तो व्यक्ति क्या है बच जाता था, बाई चांस कोई ठीक ब्लड ग्रुप रक्त समूह मैच नहीं किए तो व्यक्ति बच जाता था, कई बार मैच कर गए मर जाता। इसलिए धारणा भी बन गई बहुत सारी जगह, ईश्वर की देन है, व्यक्ति बचना है या एक कॉन्सेप्ट सा निकल कर आ गया, क्योंकि हमारी चिकित्सा पद्धतियां उतनी मजबूत कंडीशन में नहीं थी, तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि भाई ये ईश्वर की देन है। तो वेद पर आधारित तो बिल्कुल सही है कि जीवन चक्र किसके अनुसार चल रहा है, ईश्वर के अनुसार चल रहा है। ईश्वर जब तक चाह रहा है, जब तक चल रहा है, जिस दिन वो कहते हैं ना बुजुर्ग लोग के, जब डोर खींच लेगा वो कभी भी खींच लेगा, वापस बुला लेगा हमको। लेकिन ये कौन सी कंडीशन थी भाई, इसमें तो व्यक्ति की आवश्यकता थी ब्लड की, और ब्लड व्यक्ति को मिल नहीं पा रहा था, जिसके कारण व्यक्ति जब मिल रहा था तो चढ़ाया जा रहा था, जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो एक तरह से कई कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में एक अलग टाइप से सेट हो गए, और वो इतने खतरनाक सेट हुए हैं कई कॉन्सेप्ट का, आज तक भी हैं, आज तक भी हैं कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप बेतुके के तरीके से कर रहे हो, और आप एक्सीडेंट होता है और आप चले जाते हो सृष्टि से। तो ऐसी कंडीशन में आप ईश्वर को कैसे दोषी मान सकते, क्योंकि लोगों ने धीरे 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 हर चीज के पीछे फिर किसको जोड़ दिया, ये तो इतना ही था, ये ऐसा होने लग गया। लेकिन जब 1901 में खोज हुई थी ब्लड ग्रुप की, तो उस समय पॉल लैंड स्टीनर थे, इन्होंने कहा कि जो ब्लड ग्रुप है, रक्त समूह है, वो रक्त समूह 3 टाइप का होता है। इन्होंने कहा कि एक तो रक्त समूह क्या होगा आपके ए, एक होगा बी, और एक होगा। अब रक्त समूह की खोज हो गई, लेकिन फिर भी मरना नहीं रोका, इसे मैच करने लग गए, जब भी दुविधाएं आने लग गई इस तरह की। तो बाद में एक वैज्ञानिक हुए डी कैस्टोली, डी कैस्टोली ने एक नए रक्त समूह की खोज की आपकी। इन्होंने कौन सा रक्त समूह और बता दिया, वो और बता दिया, ये रक्त समूह वो होता है। अब 4 रक्त समूहों की खोज हो चुकी, ए बी, ए बी, लेकिन रक्त समूह के खोज करने का श्रेय आज भी किसके लिए जाता है, कैस्टोली को नहीं जाता है। तो
तो स्पेशल कभी यदि आप लोगों से पूछ ले ब्लड ग्रुप ओ को ही लिंक करके यदि स्पेशल आपसे पूछ तो एक अलग मैटर है। यदि मान लो वो एक ही फोकस कर दे इसको ब्लड ग्रुप ओ को और आपसे पूछे कि ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो उस कंडीशन में आप कहाँ जा सकते हो, कैस्ट्रोली की ओर जा सकते हो, उस वाली कंडीशन। अन्यथा अन्य कंडीशनों में आपका आंसर क्या टिक होगा, स्टीनरी टिक होगा, लैंड स्टीनरी टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं आपके दिमाग में रह जाए और कहो कि सर आपने तो बताया था। ये स्पेशल किसका है, मात्र ओ का है। बाकी श्रेय तो किसको जाता है, और लैंड स्टीनर को ही जाता है आपके। अब ये जो ब्लड ग्रुपों की खोज हुई, एक समय तो ऐसा था कि लोग ब्लड देने से डरते थे। आपके हिंदुस्तान में खतरनाक कई प्रथाएं चली आ रही हैं कि लोगों की एक साइकोलॉजी थी कि यदि खून हम दे देंगे तो दोबारा से बनेगा कैसे, कमी हो जाएगी ब्लड की कमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे लोगों में साइंस की जब जागरूकता आई तो लोगों को मालूम चला कि रक्त देने से तो रक्त ज्यादा बनता है। पुराना रक्त आप दोगे तो नया बनेगा, ज्यादा बनेगा और ठीक बनेगा, आप स्वस्थ रहेंगे उससे। तो धीरे में लोगों में धीरे 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 रक्त डोनेट करने की प्रथाएं आ गई। लेकिन जब से आप जैसा युवा वर्ग है उसने बहुत सारी जगह एक मुहिम चला देंगे, जैसे उसकी बर्थडे पार्टी है, वो क्या करते हैं बर्थडे पे आजकल कैंप लगवा देते हैं। उस कैंप में क्या कर देते हैं, ब्लड डोनेशन का वो रख देते हैं। जैसे राजनेता है, कोई ठीक ठाक पोस्ट पे व्यक्ति है, वो क्या करता है ब्लड डोनेशन के कैंप रख देता है कहीं। और उससे धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता उत्पन्न हो गई। लोगों को जो गलत फहमी थी लोगों के, रक्त दे देंगे तो हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा या हम खुद बीमार हो जाएंगे या रक्त की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, वो चीजें धीरे धीरे लोगों के दिमाग से निकाल, और जब से दिमाग से निकाली हैं तो आसानी से रक्त मिलने लग गए। तो पहले छोटे इलाके थे उनमें बड़ी दुविधाएं आती थी। छोटे जो इलाके थे जैसे आपकी करौली वाला इलाका है, तो बड़ी दुविधाएं रहती थी आपकी, ब्लड मिलता ही नहीं था। ब्लड की कंडीशन हो जाती, किसी को जरूरत पड़ती तो किधर भागना पड़ता है, या तो गंगापुर या हिंडौन, वो वहां भी नहीं मिलता तो सीधा व्यक्ति फिर कहाँ भागता, जयपुर। कई दफे तो ऐसा होता था कि रास्ते में विदा हो जाता था, वो व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता था बेचारा जयपुर। ये तो अब युवा वर्ग, आप जैसा युवा वर्ग अचानक जागरूक हुआ है चीजों के प्रति, तो धीरे धीरे हर जगह उपलब्ध होने लग गया आजकल। तो ऐसी आजकल तो तहसील लेवल पर ही ब्लड मिलने लग गए, ऐसी कंडीशन हो। कहा जाता है कि सबसे बड़ी भूमिका यदि डेवलपमेंट में है युवा वर्ग की, युवा वर्ग चाहे किसी भी देश का, तो उस राष्ट्र को पूर्णतः परिवर्तित कर सकता है। क्योंकि युवा शक्ति एक अलग टाइप की लोकतांत्रिक शक्ति है आपकी, ऐसा मानकर चलो कि लोकतंत्र में एक अलग स्तंभ खड़ा कर सकता है जो युवा वर्ग है। तो ये आपके डी कैस्टोली के आधार पर कुल कितने हो गए, 4। एक इसने खोज दिया, 3 पहले थे। तो यदि आपसे कहा जाए कि रक्त समूह मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाए। लेकिन यदि इसमें से ये क्वेश्चन निकाल दे वो, यदि आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह का पूछ ले वो, आप लोगों से कहे कि सर्वाधिक सर्वाधिक रक्त समूह, सर्वाधिक रक्त समूह किसके ब्लड में पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक रक्त समूह किसके में पाए जाते हैं, गाय के में। 17 टाइप के रक्त समूह पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक पूछा जाए कि सर्वाधिक टाइप के जो ब्लड ग्रुप है किसमें पाया जाता है, तो गाय में पाया जाता है। लगभग कितना माना जाता है, 17 टाइप। 17 टाइप का ब्लड ग्रुप माना जाता है किसके अंदर, गाय में। तो सर्वाधिक रक्त समूह किसमें पाए जाते हैं, आपके गाय में पाए जाते हैं। लगभग माना जाता है 17 टाइप, लगभग 17 टाइप का माना जाता है। अब बात आती है कि ये जो है 4 रक्त समूह है जिसमें ए बी और ओ, व्यक्ति को यदि रक्त देना है तो क्या डायरेक्ट रक्त समूह ही देखा जाएगा या फिर इसकी क्या देखी जाएगी। तो एक क्रिया आप लोगों ने पढ़ी होंगी छोटी क्लासों में, एंटीजन एंटीबॉडी की, एंटीजन एंटीबॉडी की क्रिया, उसी के आधार पर इनको अलग किया जाता है। एक तो क्या होता है आपके एंटीजन होता है, एक क्या होता है एंटीबॉडी। एक ग्लूटिनोजन एंटीजन, एंटीजन क्या है,
देखो एंटीजन किससे बना होता है, तो ये प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से आजकल क्वेश्चन ये वाला आने लग गया है कि आपके क्या है आरबीसी, और आपसे पूछा जाएगा सीधा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि एंटीजन किसकी सतह पर पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं, आरबीसी। यदि आपसे कभी पूछा जाए तो एंटीजन है, ये क्या है आपके एंटीजन। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एंटीजन किसकी सतह पर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आरबीसी की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए। तो एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। एंटीजन क्या है, प्रोटीन से बनी संरचना है। ये जो एंटीजन है, तो आपके आंसर क्या टिक होगा, एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर या झिल्ली पर। यदि आप लोगों से कहा जाए कि एंटीजन या एग्लूटिनोजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। अब एंटीजन होते कितने टाइप के हैं, यदि आपसे इसके टाइप पूछ ले कि एंटीजन कितने टाइप के होते हैं, तो एंटीजन ध्यान रखना है दो टाइप के होते हैं। एंटीजन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखो एंटीजन है, एग्लूटिनोजन बोल रहे हो, किससे बना है, प्रोटीन से। पाया कहाँ जाएगा, तो आपका आंसर हो गया आरबीसी की सतह पर पाया जाएगा, सीधा आंसर हो गया। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना वो ऐसे देगा आपसे, आरबीसी, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, संपूर्ण रक्त, कहाँ पाया जाएगा, संपूर्ण रक्त नहीं होगा, क्या होगा उसका आंसर, आरबी। क्योंकि संपूर्ण रक्त में तो मैंने बताया था ना, 2 दिन नहीं थे वो सुन लेना। रक्त के दो अवयव होते हैं, एक तो क्या होती है प्लाज्मा, एक क्या होती है रुधिर कणिका। तो संपूर्ण रक्त का तो मतलब क्या हो गया, उसमें प्लाज्मा भी है और क्या है रुधिर कणिका भी, जबकि स्पेशल किस पे पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर। तो संपूर्ण रक्त तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता है इसका आपके। अब ये दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो ए और बी। क्या आपसे पूछा जाए कि एंटीजन को कहा जाता है, तो एग्लूटिनोजन कहा जाता है, प्रोटीन की बनी होती हैं, किसकी सतह पर पाई जाएंगी, तो आरबीसी की सतह पर पाई जाएंगी। कितने टाइप की हैं, तो 2 प्रकार की, ए और, तो ये तो हो गई आपके क्या एंटीजन। यदि आप लोगों से क्या पूछ ली जाए, एंटीबॉडी, एंटीजन ये क्या है आपके एंटीबॉडी। यदि आप लोगों से एंटीबॉडी पूछ ली जाए, क्या कहते हैं इसको, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश तो मैंने लिख दी। एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं, जैसे एंटीजन को कहते हैं ना एग्लूटिनोजन, ऐसे ही इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ये नाम तो आप बहुत दिन से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एग्लूटिनिन। क्या कहा जाता है, एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन कहा, तो एंटीबॉडी को क्या कहा जाएगा, एग्लूटिनिन। अब आप लोगों से इस तरह से इसमें से क्वेश्चन क्या निकल सकते हैं, देखो एक तो डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि किसकी बनी होती है, तो ये भी किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। तरह से आपसे पूछ सकता है किसकी बनी होती है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन से बनी होती है। एक तो इस तरह से पूछ सकता है आप लोगों से। इसके अलावा देखो और क्या पूछ सकता है आप लोगों से, भाई इसके अलावा और किस तरह की चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं, तो एक तो ये प्रोटीन की बनी होती है, इसके अलावा और देखें क्या निकाल सकता है आपसे, जो एंटीबॉडी है ये पाई कहाँ जाती है, तो देखो एंटीजन तो कहाँ पाई जा रही है, आरबीसी सतह पर। ये कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखना है प्लाज्मा, पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है। तो ये प्लाज्मा में पाई जाती है क्या, एंटीबॉडी। तो यदि आपसे कहा जाए कि एंटीबॉडी कहाँ पाई जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन कहाँ पाई जाती है, आरबीसी की सतह पर जाएगा, आरबीसी सतह पर। इसके अलावा और देखें एंटीबॉडी से और कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं,
तो इसके अलावा एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है, तो ये भी ध्यान रखना है, 2 टाइप की होती है। तो ये 2 टाइप यदि आपसे पूछ ली जाए कौन से होंगे, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल ए और स्मॉल स्मॉल, ये होते हैं 2 टाइप। आप क्या इसको और क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं आपके एंटी ए, एंटी बी। लेकिन ये वाला शब्द तो यूज ही नहीं आता है कंपटीशनों में, यही आते हैं स्मॉल इधर कैपिटल कैपिटल। तो एंटीबॉडी 2 टाइप की होंगी, एक तो स्मॉल ए स्मॉल बी। एंटीजन 2 टाइप की होंगी, कैपिटल ए कैपिटल। रक्त समूह कितने टाइप के, तो 4 के, ए बी और, यहां तक किसी को कोई दुविधा हो जाएगा? सिंपल है मैटर, ऐसा कोई खास नहीं, सिंपल है। थोड़ी जटिलता आएगी वहां आपको बताएंगे कहां से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं, आप आसानी से कर पाओगे जहां तक अनुभव। तो एंटीजन एंटीबॉडी हो गए आपके। तो रक्त में क्या पाए जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी। अब देखो आप एक सीधा तरीका आप लोगों के लिए बताऊं, बाहर से ली जाने वाली प्रत्येक चीज क्या माननी है, बाहर से ली जाने वाली चीज किसके रूप में माननी है, एंटीजन। जब आप क्या करो, ब्लड डोनेट करो, या किसी व्यक्ति को ब्लड चढ़ाना हो, तो उस समय क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उस समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि बाहर से ली जाने वाली प्रत्येक चीज क्या है, एंटी। हमारे शरीर के अंदर क्या है, इस आधार पर यदि आप किसको ब्लड चढ़ाओगे या ऐसे क्वेश्चनों को आप चढ़ाने वाले क्वेश्चनों को करोगे, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आगे चलकर करेंगे, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, जब क्वेश्चन करके देखेंगे आसानी से आप लोग कर पाओगे क्वेश्चन। ये अंदर मानना है, इसको बाहर से ली जाने वाली चीज ऐसा मानना है कि बाहर से ली जाने वाली चीज किसके रूप में माननी है, अंदर जो होगी, मतलब इसके खिलाफ जो बनेगी वो कौन होगी, एंटीबॉडी। ये जब बाहर से लोगे तो इसके खिलाफ क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। तो वो कहाँ बनेगी, शरीर के अंदर बनेगी। ऐसा नहीं है कि इसको लें, इसको लेते हैं, इसके खिलाफ बनती क्या है, एंटीबॉडी बनती है। लेकिन इसमें आप लोग देखोगे कि 1940 के करीब जाकर, 1900 से 1940 तक तो ये विधाएं चलती है। 1940 में जाकर के एक नई टर्न आया इसमें, ग्रुप, ब्लड ग्रुप, तो एक नया फैक्टर खोज लिया गया है, लिख दिया सबने। तो 1940 के करीब जाकर के एक नए फैक्टर की खोज हुई जिसका नाम था RH फैक्टर। RH फैक्टर की खोज हुई। तो यदि आपसे कहा जाए कि खोजकर्ता है, चलो इसको तो आप बता दो, RH कारक के खोजकर्ता कौन है? इस चीजों को तो आप बचपन से तो पढ़ते हैं। RH जो कारक है कि खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन, कोल्ड स्टीनर, स्टीनर, स्टीनर व कोल्ड स्टीनर, उपरोक्त दोनों। दोनों सहयोगी तो विनर था उसका। खोजकर्ता कौन है, कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर। और इसका सहयोगी कौन था, इन दोनों ने की थी, कब की थी, 40 में, तो 40 में की थी आपके। तो RH कारक के खोजकर्ता कौन हो गए, लैंड स्टीनर और विनर हो गए आपके, जिन्होंने 1940 में की। तो एक बंदर की प्रजाति में की, रिसस बंदर पढ़ते हैं जिसको आप लोग, बंदर की प्रजाति थी कौन सी, रिसस बंदर, रिसस बंदर। तो बंदर की एक प्रजाति थी जिसका नाम क्या था, रिसस बंदर। तो रिसस बंदर के अंदर की इन्होंने, रिसस बंदर के अंदर यदि आपसे कहा जाए कि RH कारक की खोज किसके अंदर की गई थी, तो रिसस बंदर के अंदर की गई थी।
किसने की थी? हॉल एंड स्टीनर और वीनर ने। कब? 1940 में की। किसमें की सबसे पहले? तो रिसर्च बंदर में। और इसके आधार पर पूरे ब्लड ग्रुप को दो भागों में बांट दिया। एक तो RH पॉजिटिव और एक किसका बांट दिया? RH पॉजिटिव में कहा गया वह रक्त समूह जिसमें RH कारक उपस्थित है। RH पॉजिटिव का मतलब क्या था? वह रक्त समूह जिसमें RH कारक, वह रक्त समूह जिसमें RH कारक उपस्थित है। वह रक्त समूह जिसमें RH कारक उपस्थित है। तो वह रक्त समूह जिसमें क्या है? आज के RH कारक पाया जाता है, वो कौन सा है? पॉजिटिव। यदि आप नेगेटिव की बात करोगे तो वह रक्त समूह जिसमें RH कारक अनुपस्थित है। तो वह रक्त समूह जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता वो तो कौन सा हो गया? नेगेटिव। जिसमें पाया जाता है वो कौन सा हो गया? RH कारक पॉजिटिव। तो इस आधार पर अब रक्त समूह दो भागों में बट गया, एक तो पॉजिटिव और एक पॉजिटिव में बट गया, और एक किस में बट गया? नेगेटिव में बट गया। तो यदि आप लोग देखोगे कि किसके आधार पर रक्त समूह को पॉजिटिव और नेगेटिव में बांटा गया है, तो RH कारक क्या था। इसका मतलब यदि किसी के ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव आ रहा है तो उससे हम लोग पहचान लेते हैं कि इसकी ब्लड ग्रुप में क्या है? RH कारक उपस्थित है। और यदि किसी के में नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि इसके रक्त में क्या नहीं है? नहीं। इस तरह से हम लोग मान लेते हैं। तो एक तो क्या हो गया? पॉजिटिव, और एक क्या हो गया? तो RH कारक पॉजिटिव वह रक्त समूह जिसमें RH कारक पाया जाता है। RH नेगेटिव वह रक्त समूह जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता है, या क्या होता है? अनुपस्थित होता है। दो भागों में बट गए आपके, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। अब बात आती है कि जो RH पॉजिटिव और नेगेटिव है, या RH पॉजिटिव और नेगेटिव पर ये कई दफे विवाद आता है। तो विवाद क्या आता है आपके? एक कपल्स में एक तो क्या होगा आपके नर, और एक क्या होगी आपकी मादा। अब यदि ये कपल्स में जो नर है, यदि ये नर RH पॉजिटिव है, तो ये मादा यदि RH नेगेटिव है, तो इस प्रकार का जो विवाह है पर कानूनी रूप कई दफे आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम कि वह विवाह इस पर उच्चतम न्यायालय ने कानूनी रोक लगा रखी। RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव मादा के विवाह पर कानूनी रोक। तो इस प्रकार के जो विवाह है, इस प्रकार के विवाह पर क्या है? कानूनी रोक है। हाँ? इस प्रकार के विवाह पर वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कितनी बड़ी दुविधा है हमारे देश में। भाई साइंस कह रही है कि ऐसा आप अपने आप को क्या बनाओ? मॉडर्न बनाओ, कि आप लड़का लड़की की शादी से पहले उनकी रिपोर्टें मंगा सको। लेकिन ऐसा संभव है? अभी कहाँ हो पा रहा है ऐसा? ये ऐसा कहाँ संभव है? आप ब्लड ग्रुप पूछ लोगे उसी में हंगामा हो जाएगा। कई जगह तो गलती से आपने ब्लड ग्रुप ही पूछ लिया, उसी में हंगामा हो जाएगा। रिपोर्ट तो बाद की बात है। तो इनको आप किताब कॉपी में पढ़ते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है आप। तो इस प्रकार के विवाह पर कानूनी रोक है, कानूनी रोक है। क्या नहीं कृष्णा? कृष्णा मंडराल वासी है, कुछ भी करवा सकते हैं। करौली जिले की महत्वपूर्ण जगह मंडरायल में। तो ये आपकी इस प्रकार के विवाह पर क्या है? कानूनी रोक है आपकी इस प्रकार के विवाह पर, इसमें नर पॉजिटिव हो और मादा कैसी हो? नेगेटिव। नर पॉजिटिव और मादा
नेगेटिव इस प्रकार के विवाह पर कानूनी रोक है। किसके द्वारा है? सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन दुविधा क्या है? तो मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि दुविधा क्या है। ये तो हमने एक फैक्ट के रूप में पढ़ लिया कि यदि इस प्रकार का जो दाम्पत्य जीवन है उस पर कानूनी रोक है, लेकिन इस दाम्पत्य जीवन में दुविधा क्या है, क्यों ऐसी रोक है? तो देखो क्या मामला है। ये जो नर है तो ये मादा है। अब ये जो नेगेटिव मादा है, इसका मतलब इसकी गर्भाशय में पहले से ही RH कारक के प्रति प्रकार का क्या नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, पहले से कोई जनरेशन नहीं है, कोई ऑलरेडी जनरेट नहीं है आपके इसमें। तो इसलिए अब ऐसी मादा जैसे ही इस पुरुष का गर्भ धारण करेगी, भाई इस पुरुष के द्वारा लैंगिक क्रिया करेगी और गर्भ धारण करेगी ये मादा, तो पहली बार जो संतति होगी, प्रथम संतति स्वस्थ होगी। प्रथम संतान स्वस्थ हो, जन्म ले लेगी एक संतान। तो यदि ऐसा हुआ, अब कारण क्या है? ये जो RH पॉजिटिव वाला है ये सीमेन के द्वारा कहां पहुंचेगा? मादा के गर्भ में पहुंचेगा। अब मादा ही गर्भ में पहुंच गया तो उसके खिलाफ क्या जनरेट होंगी? एंटीबॉडी होंगी। RH नेगेटिव थी क्योंकि थी नहीं इसमें RH कारक। तो पहली संतान, पहला गर्भ तो नॉर्मल धारित हो गया और संतान 9 माह बाद परिपक्व होने के बाद संतान का जन्म हो गया। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही संतान का जन्म हो गया उसके बाद कुछ कारक क्या रह जाता है आपके मादा के गर्भ में। अब मादा के गर्भ में स्थायी रूप से एंटीबॉडी क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। अब दोबारा से मादा इस नर के साथ लैंगिक क्रियाएं करती है और नया गर्भ धारण करती हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, जब सेकंड गर्भ धारण करेंगी आपकी सेकंड जो संतान है, इस संतान की गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। या तो गर्भ में हो जाएगी या जन्म के पश्चात क्या हो जाएगी? मृत्यु। क्योंकि अब क्या जनरेट हो गई है? एंटीबॉडी बन गई इस कारक के प्रति। पहले से तो बॉडी परिचित ही नहीं थी इस कारक से, इसलिए सीमेन के द्वारा कहां पहुंचा ये कारक? गर्भ में पहुंच गया। अब दोबारा से जब मादा अगली संतान के लिए ऐसा लैंगिक क्रिया करेगी इस नर के साथ, तो ऑलरेडी क्या है उसके गर्भ में? एंटीबॉडी है, इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ जाएंगे, जुड़ते हैं, दोनों ही क्रिया होती है और इस सेकंड संतान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से जब सेकंड संतान की मृत्यु हो जाती है, इस प्रकार की प्रक्रिया को या इस प्रकार के रोग को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका विवरण डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान रखना है क्या मामला। देखो इरिथ्रो का मतलब क्या है? इरिथ्रोसाइट किसको बोल रहे थे आप लोग? RBC को बोल रहे थे नहीं? इरिथ्रोसाइट किसको बोल रहे थे? RBC को। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फटना। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? फटना। कल का मतलब क्या है? तो भ्रूणीय अवस्था में RBC का फटना, ये हो गया इसका अर्थ। यदि आपसे कहा जाए कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है, तो भ्रूणीय अवस्था में क्या फट जाती है? ऐसे आंसर तो होगा नहीं कि दूसरी संतान की मृत्यु हो जाती है उसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। दूसरी संतान से मतलब थोड़ी है तीसरी की होगी, चौथी की होगी, तो किसी की भी हो सकती है। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है इस रोग का? तो इस रोग का अर्थ है भ्रूणीय अवस्था में RBC का फट जाना क्या कहलाता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहलाता है। अब इस रोग के उपचार के लिए क्या किया गया है? तो आजकल बच्चे के जन्म के 72 घंटे पूर्व क्या लगा दिए जाते हैं? हाँ, anti-RSD का क्या लगा दिया जाता है? इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जब जन्म हो रहा होता है बच्चे का, उससे 72 घंटे पूर्व क्या लगा दिया जाता है? एंटी
RH का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है। इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। इससे ये जो कारक है ना, जो माता के गर्भ में था, वो भी रिलीज हो जाता है, तो बचता ही नहीं है, नई गर्भाशय जैसी स्थिति हो जाती है आपकी, नई गर्भाशय जैसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी संतानों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी संतान को कहते हैं रोहोगम संतति। ऐसी संतति का नाम क्या है? रोहोगम संतति को कहा जाता है, रोहोगम संतति कहा जाता है। तो कौन सी स्थिति में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग हो जाएगा? तो कौन सी में हो जाएगा? जब RH पॉजिटिव तो क्या हो? नर, और RH नेगेटिव क्या हो? तो ऐसी स्थिति, समझ गए आप? कौन सी स्थिति में हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी में हो जाएगा। जब RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव मादा हो, तो कौन सा रोग हो जाएगा? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस रोग। तो ये ध्यान रखना है आप। RH कारक को लेकर के यदि पूछेगा कभी, तो आजकल खोजकर्ता वगैरह तो पूछ ही नहीं जाते हैं, नहीं पहले तो क्या पूछे जाते थे? रक्त का खोजकर्ता कौन है, ब्लड ग्रुप का है, इसके अलावा RH कारक का कौन है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पहले पूछे जाते थे। लेकिन आजकल रिदम बड़ा चेंज हो गया है, पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, अब सीधा अटैक इन पर करने लग गया। तो आप लोगों को सभी को ये विशेष ध्यान रखना है कि किस तरह से चीजों को पढ़ना है। देखो, ज्ञान का कभी अंत नहीं होता है, आप कितना भी पढ़ लो चीज को, कभी किसी चीज का क्या नहीं है? अंत नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का लेवल कहां तक, उसमें चीजें आएंगी कहां तक, ये सबसे बड़ी चीज। अन्यथा आप ज्ञानी बनने के लिए तो कितना भी पढ़ते रहो, पढ़ाई का कभी अंत नहीं होगा। आज तक सृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ कि जो पूर्ण हो गया। पूर्ण तो एक ही है, जिसको क्या कहा जाता है? परमात्मा। पूर्ण तो एक ही है, बाकी तो हम सब क्या है? अधूरे हैं। भाई हम लोगों के पास तो कितना सा ज्ञान है, टूटा फूटा, कोई पॉइंटों में ज्ञान है, 1% भी नहीं है सृष्टि का ज्ञान हम लोगों को। अभी कोई पॉइंटों में ज्ञान है, हल्का फल्का, उसी को हम लोग क्या मान बैठते हैं? बहुत कुछ मान बैठते हैं। अन्यथा व्यक्ति के पास में ज्ञान का भंडार नहीं। ज्ञान का भंडार होता तो वह कुमार्ग पर ना चलता, सन्मार्ग पर चलता फिर तो वे। क्योंकि आपने देखा होगा, जो फलदार पेड़ होता है ना, तो जाता है वो, टूटता नहीं है। लेकिन कई बिना फल वाले पेड़ होते हैं, उनमें अकड़ इतनी होती है कि वैसे ही टूट जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये RH कारक को लेकर है, इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, हो जाएगा आसानी से। तो देखें आप लोग, एक तो आपको बताया था, इसमें क्या बताया था आपके? RH फैक्टर को लेकर बताया था, एंटीजन एंटीबॉडी है, और ये क्या है? रक्त। तो रक्त समूह खोजकर्ता कॉल्ड स्टीरर है, ए बी और O टाइप को, 4 टाइप का हो गया। सर्वाधिक रक्त समूह किसमें? गाय में कितने आपके? 17 रक्त समूह है। इसके अलावा रक्त में एक क्या होगी? एंटीजन, और एक क्या होगा? एंटीबॉडी। एंटीजन एग्लूटिनोजन का हो गई, एंटीबॉडी एग्लूटिनिन का हो गई। एग्लूटिनोजन प्रोटीन की बनी है, किसकी सरफेस पे? RBC की सरफेस पर है। कितने टाइप की? 2 की। कौन कौन से? A और, इसके भी कितने टाइप हैं? 2, A और B, लेकिन स्मॉल है। ये कहाँ पाई जाएगी? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। फिर RH कारक के खोजकर्ता कॉल्ड वीनर कब की है? 1940 में। इसमें खोजाए रिसर्च बंदर में। इसके आधार पर एक तो क्या होगा? RH पॉजिटिव, एक क्या होगा? RH नेगेटिव। पॉजिटिव वह रक्त समूह जिसमें RH कारक उपस्थित है, और वह रक्त समूह जिसमें RH कारक अनुपस्थित पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। फिर ये हो गए आपके नर और मादा। तो इस प्रकार के विवाह पर क्या है? कानूनी रोक है। RH पॉजिटिव नर और RH नेगेटिव मादा है, तो उस विवाह पर कानूनी क्या है? रोक है आपके। लेकिन ऐसी कपल्स हैं जो गर्भ धारण करते हैं, तो पहली संतान तो स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद की संतानों की गर्भ में क्या हो जाएगी? मृत्यु, या जन्म के बाद मृत्यु मान ली जाती है आपकी। तो या तो गर्भ में या जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है। इस रोग को क्या कहा जाएगा? तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस।
इरिथ्रो मतलब आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं आप लोग। ये आरबीसी का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट है, इसलिए आप लोगों ने क्या कह दिया? आरबीसी। लास्ट का मतलब फटना, फिटल्स का मतलब भ्रूण। तो आरबीसी भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का फटना। 72 घंटे पूर्व किसके इंजेक्शन? एंटी आरएसडी के लगा दिए जाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन है, जिससे क्या हो जाता है? कारक रिमूव हो जाता है, फिर नई गर्भाशय रूपी स्थिति हो जाती है, जिससे अगली संतान को गर्भ धारण कर सकती है माता। तो ऐसी संततियों को क्या कहा जाता है? रोगम संतति कहा। अब आप एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच कारक के बारे में देख चुके। अब उसके बाद में हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि ए और बी रक्त समूह, ए बी है, ओ रक्त समूह है, इसमें कौन से में एंटीजन है, कौन से में एंटीबॉडी है, होते कितने टाइप के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर किसको किसका रक्त दिया जाएगा, यदि माता पिता का ए और बी रक्त समूह है तो संतान का क्या होगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चनों पर कल की क्लास में बात करेंगे आप लोगों से। चलो धन्यवाद आप सब।